स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके बिहारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की मिट्टियां, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में जितने भी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि मृदा क्या है। तो देखिए, भूमि के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है। ठीक है, भूमि की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो मृदा कहा जाता है। अब देखिए, मृदा का निर्माण चट्टानों के विखंडित होने से यानी टूटने से और वनस्पति तथा जीवों के सड़ने गलने से मृदा का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती है। उसके बाद मृदा का निर्माण होता है। अब देखिए, मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICAR कहा जाता है, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुई थी। अब देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है और वह मिट्टियां इस प्रकार है: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लास्ट है लवणीय मिट्टी। और जो ऊपर से 4 मिट्टियां हैं, ये चारों मिट्टियां महत्वपूर्ण है। इससे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और भी मिट्टियों से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन उससे कम पूछा जाता है और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है इन्हीं 4 मिट्टियों से पूछा जाता है। तो आइए अब इनके बारे में बारी बारी से समझते हैं। इन सभी मिट्टियों को समझने से पहले आपको एक बात बेहद जानना जरूरी है कि इन सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। देखिए, जितने भी मिट्टियां हैं, इन सभी मिट्टियों में एक कॉमन बात है कि इन सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो होती है वह कम होती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए, यह मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाई जाती है। ठीक है, देखिए, मैदानी क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अब देखिए, इस मिट्टी को यानी जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। आगे है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यानी भारत में जो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी है। अब इसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो होती है वह कम होती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। ये वाला आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए, भारत के उत्तरी मैदान और तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। यानी भारत के उत्तरी मैदान में और तटीय मैदान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। अब ये गेहूं के फसल के लिए सबसे अधिक उत्तम होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में गेहूं का पैदावार जो होता है वो सबसे अधिक होता है। आगे है कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि बांगर क्या है और खादर क्या है। तो देखिए, वैसा जलोढ़ मिट्टी जो पुराना हो गया हो तो उसे बांगर कहा जाता है। यानी पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं काली मिट्टी। अब हम समझते हैं काली मिट्टी को। तो देखिए, काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो बैसाल्ट चट्टान जो होता है उसके टूटने से फूटने से होता है। तो आइए समझते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसमें से लावा निकलता है और वह लावा हजारों साल बाद, लाखों साल बाद जमकर एक चट्टान का रूप ले लेता है, जिसे बैसाल्ट चट्टान कहा जाता है। ठीक है, और यही चट्टान हजारों साल बाद धीरे धीरे फूटने लगता है, टूटने लगता है और टूटने के बाद महीन कण में तब्दील हो जाता है और उसी महीन कण जो होता है वो माटी का रूप ले लेता है।
ठीक है, वो मिट्टी का रूप ले लेता है जो काला होता है, इसलिए उसे काली मिट्टी कहा जाता है। अब देखिए, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इसे लावा मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लावा से बना होता है। अब देखिए, काली मिट्टी में लोहे की अंश अधिक होती है, इस वजह से इसका रंग काला होता है। ठीक है, आप मैग्नेट देखे होंगे जो काला होता है, तो काली मिट्टी में लोहे की अंश अधिक होती है, इसलिए इसका रंग जो होता है काला होता है। और इस मिट्टी में चूना और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी में चूना और मैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है? अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए, भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। और दूसरे स्थान पर गुजरात में। दूसरे स्थान पर काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। इसके साथ मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक एवं प्रायद्वीपीय भारत में भी काली मिट्टी का विस्तार है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। अब देखिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी काली मिट्टी को मानी जाती है। ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जो है वह है काली मिट्टी, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। आगे है कि केरल में काली मिट्टी को साली कहा जाता है। ठीक है, केरल में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो साली कहा जाता है। और दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और उत्तर भारत में केवाल मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। अब आइए समझते हैं लाल मिट्टी को। तो देखिए, लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से होता है। ठीक है, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से होता है। और ग्रेनाइट चट्टान जो है वो अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब देखिए, लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, लाल मिट्टी की अधिक वर्षा सूखने के कारण लाल मिट्टी से रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, तो लाल मिट्टी पीली दिखाई देती है। ठीक है, देखिए, लाल मिट्टी जो होता है वो वर्षा को अधिक सोखता है, जिस वजह से उसमें से रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं और लाल मिट्टी पीली मिट्टी दिखाई देने लगती है। ठीक है, आगे है कि लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, देखिए, लाल मिट्टी का रंग लाल जो होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, यानी लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आगे है कि लाल मिट्टी के नीचे खनिज मिलने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, देखिए, लाल मिट्टी के नीचे खनिज मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। आगे है कि लाल मिट्टी भारत में सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। देखिए, लाल मिट्टी जो है वो भारत में सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में। और इसके साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में भी लाल मिट्टी पाया जाता है। आगे है कि लाल मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। देखिए, लाल मिट्टी में मोटे अनाजों को उगाया जाता है, जैसे बाजरा हो गया, मूंगफली, ज्वार, मकई, अरहर इत्यादि फसलों को लाल मिट्टी में उगाया जाता है। चौथे नंबर पर आता है लेटराइट मिट्टी। देखिए, लेटराइट मिट्टी का निर्माण लेटराइट चट्टानों के टूट फूट से होता है और यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, देखिए, लेटराइट मिट्टी का निर्माण लेटराइट चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है, और जहां पर अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी पड़ती है वहीं पर लेटराइट मिट्टी देखने को मिलता है। आगे है कि लेटराइट मिट्टी भी लाल रंग का होता है। देखिए, लेटराइट मिट्टी जो होती है वो लाल रंग की होती है। ठीक है, जिसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका जैसे तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद है कि लेटराइट मिट्टी भारत में सबसे अधिक केरल में पाई जाती है। सबसे ज्यादा किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल राज्य में। इसके अलावा असम में, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में भी लेटराइट मिट्टी देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफी एवं काजू फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। देखिए, लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफी और काजू का फसल होता है। उसके बाद लेटराइट मिट्टी की उपयोग ईंट भाटा बनाने में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईंट भाटा बनाने में किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है।
अब समझते हैं पर्वतीय मिट्टी। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। सिंपल है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसे पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। ये पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? तो पहाड़ी ढलानों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। हिमालय पर्वत पर सबसे ज्यादा पर्वतीय मिट्टी है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि हिमालय पर्वत पर सबसे ज्यादा पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, पर्वतीय मिट्टी का विस्तार ज्यादातर ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलता है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार ज्यादातर ठंडे प्रदेश में देखने को मिलता है, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। आगे है कि पर्वतीय मिट्टी में चाय, सेब इत्यादि फसल उगाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चाय हो गया और सेब। पहाड़ी क्षेत्रों में ही झूम की खेती होती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है कि झूम की खेती किस क्षेत्रों में होती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। देखिए, अब समझते हैं दलदली मिट्टी। तो देखिए, दलदली मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सिंपल है, जहां पर अधिक वर्षा होगी वहां पर दलदल होगा, जिसे दलदली मिट्टी कहा जाता है। दलदली मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहते हैं। देखिए, दलदली मिट्टी और जैविक मिट्टी दोनों सेम मिट्टी है। दलदली मिट्टी को जैविक मिट्टी कहा जाता है। आगे है कि दलदली मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, देखिए, दलदली मिट्टी में क्या होता है कि लवण की मात्रा उसमें अधिक होती है। और दलदली मिट्टी केरल में, उत्तराखंड में एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। देखिए, हमने 6 मिट्टियों के बारे में पढ़ लिया। अब 7वें मिट्टी को पढ़ते हैं, जिसका नाम है मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जिस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है वहां पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी का मतलब होता है केवल रेत ही रेत हो तो उसे मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी जो होता है वो बहुत कम उपजाऊ होती है। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है और यह तेलहन के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी मरुस्थलीय मिट्टी में तेलहन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी की खेती इसमें होती है। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान में, गुजरात, दक्षिण पंजाब में देखने को मिलता है। अब लास्ट समझते हैं लवणीय मिट्टी। तो देखिए, लवणीय मिट्टी क्या है? जिस क्षेत्र में जल का निकास नहीं होता है तो वैसे मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो मिट्टी क्षारीय हो जाता है। देखिए, जिस क्षेत्र में जल का निकास नहीं होता है, यानी जल का बहाव नहीं होता है, वहां से पानी निकल नहीं पाता है, तो उस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो मिट्टी क्षारीय हो जाता है। उस मिट्टी को लवणीय मिट्टी कहा जाता है। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी भी कहा जाता है। लेकिन लवणीय मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहा जाता है? तो क्षारीय मिट्टी भी कहा जाता है। लवणीय मिट्टी केरल, पंजाब, हरियाणा में पाया जाता है। लवणीय मिट्टी किस किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल में, पंजाब में और हरियाणा में। इस मिट्टी का उपयोग नारियल की खेती करने में होती है। ठीक है, देखिए, नारियल की खेती करने में इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है।